हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विंग्स ऑफ एजुकेशन। तो पिछले लेक्चर में हमने दो फोर्सेस के बारे में स्टडी किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट टू फोर्सेस के बारे में, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। व्हाट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, क्या होती है? कहते हैं एक जो न्यूक्लियस होता है किसी भी एटम का, उसके अंदर क्या होता है, एक प्रोटॉन्स होते हैं और एक न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो जो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं इनको हम लोग कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोल देते हैं। दैट मीन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को अगर हम लोग कंबाइन करके बोलेंगे तो उनको न्यूक्लियॉन्स बोला जाएगा। ठीक है, अब जो फोर्स होती है जो इन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को होल्ड करके रखती है, इनको बाइंड करके रखती है आपस में, दैट फोर्स इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है? एक न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को होल्ड करके रखती है, उस फोर्स को बोला जाता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? कहते हैं पहला कैरेक्टरिस्टिक आता है इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर। ये क्या होती है? अट्रैक्टिव होती है, अट्रैक्ट करेगी। सेकंड आता है शॉर्ट रेंज फोर्स। शॉर्ट रेंज फोर्स मतलब कि ये जो हमारी फोर्स होती है ये स्मॉल डिस्टेंस पे लगती है। जैसे कि एक हमारे पास क्या है, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर कुछ प्रोटॉन्स हैं, कुछ न्यूट्रॉन्स हैं। तो अब क्या होगा कि ये जो दोनों ही पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं, इसीलिए यहाँ पे जो फोर्स लगती है ये शॉर्ट रेंज लगती है, लॉन्ग डिस्टेंस पे नहीं लगती। थर्ड आता है इट इज़ 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये जो फोर्स होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती है एंड ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये फोर्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। इट इज़ नॉन सेंट्रल फोर्स। नॉन सेंट्रल फोर्स होती है, दैट मीन्स कि दो पार्टिकल्स हैं, उनके सेंटर को जो लाइन ज्वाइन करेगी ये फोर्स उस लाइन के अलोंग नहीं लगेगी। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस होते थे वो हमारी सेंट्रल फोर्सेस होती थी, लेकिन जो हमारी न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ये एक नॉन सेंट्रल फोर्स है। अब आती है एग्जांपल। तो एग्जांपल क्या आती है? जो सबसे बेसिक एग्जांपल हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वो यही है कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के बीच जो फोर्स लगती है उसे हम लोग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं किसी भी न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस बनती ही प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन से। तो अगर इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होगी तो न्यूक्लियस ही नहीं बनेगी, और अगर न्यूक्लियस ना बनी तो एटम भी नहीं बनेगा। इसीलिए प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है जिसको हम लोग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। सो जो नेक्स्ट फोर्स आती है दैट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स कौन सी होती है? द फोर्स बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स एमिटेड ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव डिके ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज नोन एज वीक न्यूक्लियर फोर्स। कोई भी एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ले लो, तो जब हम उसको डिके करते हैं, दैट मीन्स जब हम लोग उसको तोड़ते हैं, तब उसमें से कुछ फोर्सेस, कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं। ठीक है, तो जो उन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स होती है उसको वीक न्यूक्लियर फोर्स बोला जाता है। बेसिकली आपने 3 पार्टिकल्स पढ़ेंगे, अल्फा, बीटा, गामा। तो ये कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो एमिट होते हैं और इनके बीच जो फोर्स होती है उस फोर्स को क्या बोला जाता है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। कुछ लॉज के बारे में पढ़ेंगे। ये लॉज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में, तो इनको अच्छे से लर्न करना है। तो सबसे पहला लॉ होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर लॉ बना है। ठीक है, क्या लॉ है ये? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। जितना भी चार्ज होगा एक सिस्टम के ऊपर, ये मान लो एक सिस्टम है, इसके ऊपर प्लस प्लस माइनस माइनस जो भी चार्ज होगा वो सारा चार्ज क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा जब हम उसका टोटल करेंगे। इसके एक एग्जांपल है कि आपने एक ग्लास रॉड ले ली जो कि अनचार्ज है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। एक सिल्क क्लॉथ ले लिया जो भी अनचार्ज है। तो जो ग्लास रॉड है जब आप उसको रब करोगे सिल्क क्लॉथ के साथ तो ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एंड सिल्क क्लॉथ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होंगे ये आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा। इसीलिए जब आप इनका सम करोगे तो वो अपने आप क्या हो जाएगा? कांस्टेंट बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। ये आपके लिए कुछ न्यू हो सकता है। इसमें क्या है?
अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, ये किसने दिया है हमें लॉ? दिस लॉ इज गिवन बाय आइंस्टाइन। मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेड क्वांटिटीज। मास एंड एनर्जी क्या है? इंटर कन्वर्टेड क्वांटिटीज हैं। इसका क्या मतलब है कि आप मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो एंड एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये लॉ क्या बोलता है कि मास एंड एनर्जी क्या है? इंटर कन्वर्टेड क्वांटिटीज। तो जब आप मास को एनर्जी में कन्वर्ट करो या एनर्जी को मास में कन्वर्ट करो, लेकिन जब आप दोनों का सम करोगे, मास और एनर्जी का सम करोगे, तो सिस्टम क्या रहेगा आपका? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और ये एक इक्वेशन है जो कि दी गई है, E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। E है एनर्जी, M इज मास एंड C क्या है? C है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जिसको हम लोग, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो नेक्स्ट लॉ आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ बहुत पहले हमने किया हुआ है, कई क्लासेस में हमें करवाया गया है। तो ये लॉ क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम एनर्जी को चेंज कर सकते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी की एक फॉर्म से हम उसको दूसरी फॉर्म में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, पर जो टोटल एनर्जी होगी किसी भी सिस्टम की, वो क्या रहेगी? सेम रहने वाली है। ठीक है, एग्जाम्पल इसकी क्या आती है? टोटल एनर्जी। आपको पता है कि जो हमारी टोटल एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कौन सी होती है? जो ड्यू टू मोशन होती है, एंड जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो क्यों होती है? ड्यू टू पोजीशन, ड्यू टू शेप। ठीक है, तो कोई भी एक बॉडी है, मैं उसको फ्रीली फॉल करवाई हूँ। ठीक है, तो जब मैंने इसको फ्रीली फॉल करवा दिया, तो इसकी जो टोटल एनर्जी रहेगी वो कंजर्व रहेगी। कैसे? कहते देखो, जो यहाँ पर जब ये हाईएस्ट पोजीशन पर है, तब इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम है। जैसे जैसे ये डाउन आता जा रहा है, ठीक है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है। ठीक है, सेम यहीं पे हाईएस्ट पॉइंट पे दोबारा लेकर आओ, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 है। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो किससे रिलेटेड होती है? मोशन से। यहाँ पे तो मोशन हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 है। जैसे जैसे मैं डाउन लेके आ रही हूँ तो यहाँ पे मोशन हो रहा है, जिसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो ये बोलते हैं कि जिस रेट से हमारी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, उसी रेट से हमारी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। इसीलिए जो टोटल एनर्जी रहती है सिस्टम की वो कंजर्व्ड रहती है। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो अभी के लिए आपको ये लॉ जस्ट लर्न करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम है, इसके बारे में हम फर्दर चैप्टर्स में स्टडी करेंगे। तो लीनियर मोमेंटम की कंजर्वेशन का क्या बोलता है? लीनियर मोमेंटम बॉडी का क्या होता है? मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट। जो लीनियर मोमेंटम होता है हमारा, लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल होता है? मास इनटू वेलोसिटी, यही होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस जो टोटल मोमेंटम होगा किसी भी सिस्टम के ऊपर, वो क्या रहेगा? कंजर्व्ड रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रॉकेट प्रोपल्शन, जब रॉकेट ऊपर जाता है तब उसका जो हमारे पास लीनियर मोमेंटम रहता है वो कंजर्व्ड रहता है। यानी कि लीनियर मोमेंटम बिफोर और आफ्टर का सेम रहेगा। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मीन्स कि जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है वो क्या रहेगा? कंजर्व्ड रहेगा। एंगुलर मोमेंटम क्या है और इसका क्या फॉर्मूला है, यह फर्दर चैप्टर में स्टडी करोगे। लेकिन अभी ये याद रखना कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मीन्स कि जो आपका एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या रहेगा? कंजर्व्ड रहेगा एक सिस्टम के ऊपर, इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन इट। कोई भी टॉर्क जो होता है वो क्या होता है ना, जैसे हम लोग फोर्स पढ़ते हैं, फोर्स होता है कि मैंने किसी बॉडी पे लगा दी लाइक दिस, ये हो गया फोर्स, राइट। लेकिन अगर किसी भी बॉडी के ऊपर सर्कुलर डायरेक्शन में कोई फोर्स लगती है तो उसे हम क्या बोल देते हैं? टॉर्क। ठीक है, तो अगर टॉर्क जो है वो 0 रहेगी, कोई टॉर्क नहीं लगेगी, तो जो हमारा एंगुलर मोमेंटम रहेगा वो कंजर्व्ड रहेगा। स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ आपका आज का जो फर्स्ट सब यूनिट था इंट्रोडक्शन वो खत्म हो गया है। कल हम लोग नेक्स्ट सब यूनिट स्टार्ट करेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इसके नोट्स आपको PDF में मिल जाएंगे एंड ये नोट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो प्लीज़ इन्हें लिख लीजिएगा। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच।